गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह आप सर का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर का लेक्चर शुरू हो उससे पहले मैं सर के बारे में छोटा सा उनका परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों के समय सम्मुख। सर वर्तमान में डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च उज्जैन। ये एक आईसीएसआर का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। सर का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ट्राइबल इश्यूज एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। सर के 75 से ज्यादा रिसर्च पेपर सर ने पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स में, जो बहुत रेपुटेटेड जर्नल्स हैं। सर ने 16 बुक्स ऑथर की हैं और एडिटेड की हैं। सर ने करीब 35 रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो सर के पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है रिसर्च को लेके और इसी कारण से सर आज हमारे बीच में हैं। सर आपको बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल। सर गुड मॉर्निंग टू यू। प्लीज सर आप शुरू कर सकते हैं सर। सर यतीन सर आपका माइक म्यूट है सर, उसको अनम्यूट कर लीजिए। यतीन सर, सर आपका माइक अनम्यूट है सर, उसको म्यूट कर लीजिए। म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर। Yeah, am I audible? Yes sir, you are audible sir. Yes. Good morning sir. Good morning, good morning. Now start your session sir. Yeah. Sorry. In fact, let me begin by thanking Travel University for having invited me to deliver this very important lecture in this faculty development program. As my background has already been told by Dr. Prashant, that I come from the background of a research institute which is funded by ICSR, and this is the only institute in the state of Madhya Pradesh. Our basic mandate is to engage into research, and interestingly, for the last 2 decades, we are continuously engaging into research methodology program. And when this particular proposal came to me that I should engage with the faculty members on this very particular theme, I very happily agreed to be with you. मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करूंगा। मेरा पीपीटी अंग्रेजी में है, इसलिए जो लोग बिल्कुल हिंदी नहीं जानते उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों से मैं संवाद कर रहा हूं या बात कर रहा हूं, उनके और मेरे बीच में भाषा किसी भी तरह का व्यवधान न हो, इसलिए मैं दोनों भाषाओं में बात करता रहूंगा। सबसे बड़ा और पहला सवाल तो ये है कि हम जब टीचिंग में हैं और जब हम रिसर्च में हैं, ये टीचिंग और रिसर्च एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। कोई भी टीचर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो रिसर्च से अपने आप को कंप्लीट अलूफ रखेगा और अपना टीचिंग करता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है टीचिंग कम्युनिटी के लिए कि वो रिसर्च में जुड़ा रहे, रिसर्च के साथ एंगेज हो। आप में से ज्यादातर लोग यूजीसी द्वारा समय समय पर प्रकाशित होने वाले रिपोर्ट्स और प्रतिवेदनों को देखते और जानते होंगे। एक रिपोर्ट पिछले साल आई है जो उसके वेबसाइट पर भी है, और वो हमारे लिए चिंता का कारण होना चाहिए। जिस तरह का पीएचडी थीसिस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल साइंस में, उसको लेकर बड़ी चिंता उस रिपोर्ट में व्यक्त की गई, और उसमें ये भी सुझाया गया कि किस तरह से हमें इसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में जो थीसिस
प्रोड्यूस हो रही है वो मीडियोकर नेचर की है या बिलो एवरेज नेचर की है। और इसीलिए जब आप देखिए यूजीसी ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से यंग टीचर्स को ओरिएंट कर रही है, वो प्रिपेयर कर रही है वो कि किस तरह से हमारे जो नए टीचर्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और एक टीचर के रूप में उनकी क्या भूमिका होना चाहिए वो जाने और समझे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रिसर्च का एक और जो रोल है वो ये है कि रिसर्च आपको विषय को लेकर अपडेट करती है, विषय के बारे में जो अद्यतन जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती है। और इसलिए इस प्रकल्प से जुड़े रहना टीचिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बैकग्राउंड में जब मैं यहाँ से अगर बात करूं कि रिसर्च है क्या, तो मूलतः रिसर्च एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम लोग एक इंटेलेक्चुअल रीगर के थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो नॉलेज है उसको हम कलेक्ट करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं। रिसर्च में कई सारी चीजें होती है जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। और उसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं अनुसंधान के, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, deriving meaningful result, presenting the data in a very systematic manner, and drawing some conclusion and giving opening the issues for the coming research। तो ये बेसिक एक हमारा बैकग्राउंड होता है जिसके आसपास हम लोग पूरी रिसर्च की उस कहानी को बुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर एक और सवाल आता है कि रिसर्च हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, वेदर वी आर रियली रेडी टू एंगेज इन रिसर्च और नॉट। रिसर्च इज, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पीएचडी कर ली मतलब ये हमारा रिसर्च का सब काम हो गया, रिसर्च की हमारी पूरी यात्रा अब समाप्त हो गई। बट दिस इज नॉट ट्रू, इनफैक्ट इट इज अदर वे अराउंड। इट्स, योर पीएचडी डिग्री वाज जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च। आपने एक बहुत हम्बल बिगिनिंग की थी थ्रू योर पीएचडी डिग्री, और उसके बाद आपके इस पूरे शैक्षणिक जीवन में अनुसंधान आपके साथ बहुत नजदीक से जुड़ा रहेगा। और इसलिए इस पूरे संदर्भ को समझना और इसकी तह तक जाना और फिर इसके लिए काम करना, तब जाके हम रिसर्च में, और ये बिल्कुल डूबने जैसा है, ये इमर्स होने जैसा है, बिल्कुल समंदर में गोते लगाने की तरह है, एक लंबी अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पास एक इंक्विजिटिव माइंड है, क्या हमारा मन कुछ सवालों को टटोलना चाहता है, क्या हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या हम उस विषय में जहां तक काम हो चुका उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए रिसर्च के बारे में एक बात कही जाती है कि रिसर्च इज एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान के संदर्भ में उपलब्ध है पब्लिक पार्लेंस में, पब्लिक डोमेन में, उसमें हम कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे संदर्भ में हमें रिसर्च को लेना और देखना चाहिए। सामान्य तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, हम कुछ जानकारियां एकत्र कर रहे हैं, हम कुछ अन्वेषणात्मक काम कर रहे हैं। और इस पूरे करने की प्रक्रिया में हम लोग विचारों को भी जन्म देते हैं, हम जो उपलब्ध सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन भी करते हैं, नए सिद्धांतों की रचना भी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है जिसको मैंने इसमें लिखा है कि वन कैन नॉट डू रिसर्च इफ डू नॉट वांट टू नो एनीथिंग। यदि आप कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं तो फिर रिसर्च का ये पूरा सिलसिला उन लोगों के लिए कम से कम नहीं। और इसलिए ये बहुत सर जरूरी सर है कि जी जी। प्रशांत बोल रहा हूँ सर, आपकी पीपीटी शो नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है? नहीं सर, एक बार प्रेजेंट नाउ पे करके कर लीजिए सर, वो हो ओके सकता है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। जी सर। अरे मम्मी को बुला। अब हो रही है प्रशांत जी? अब हो रही है? आ रही है सर। आ रही है, ओके, थैंक यू।
तो सर तो जी बताइए। एंटायर विंडो कर दीजिए सर। सर इंटर विंडो। सर विंडो सेलेक्ट करना है सर आपको। अच्छा अच्छा। अभी वो पूरा अब आप बोलिए ना। सर इसको खोल दीजिए सर ना, इसको बस क्लिक करके ओपन कर दीजिए सर। एक मिनट एक मिनट। आप लगा के नहीं बोल दीजिए तो नहीं कर पाएंगे फिर तो सर प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करके और विंडो सेलेक्ट करिएगा सर। हाँ हाँ। जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। नहीं हो रहा है। हाँ सर अभी तो नहीं हो रहा है सर, मैं बस आप फोन देखिए लगा रहा हूँ। अब हुआ है। सर बस कुछ तो रहा है सर। हाँ सर हो गया सर, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए सर प्लीज, फुल स्क्रीन। सर स्लाइड फुल स्क्रीन नहीं है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सर ऐसे ही कंटिन्यू करें सर। हाँ तो मैं जहां से बात कर रहा था कि इस अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया में हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अब आ रही है। हेलो। जी सर स्क्रीन शो प्रेजेंटेशन स्क्रीन शो हो रही है। हाँ आ रहा है। जी जी धन्यवाद। फिर जो एक बड़ा सवाल जहां से मैं बात जी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल अनुसंधान के संदर्भ में यह है कि हमारे दिमाग में कुछ मुद्दे कुछ सवाल होना चाहिए जिनको लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक अच्छा अनुसंधान हमें किसे कहना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो अनुभव है पिछले 2-2.5 दशक का अकादमिक जगत के साथ में, और उसमें यह अनुभव लगातार हुआ है कि जो अनुसंधान करता है या अध्येता है या शोध छात्र है, जब उनसे किसी विषय पर बात होती है तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि किसी रेडीमेड टॉपिक पर बात हो, टॉपिक पहले से ही हो। लेकिन ये बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। कभी भी कोई भी अनुसंधान किसी विषय पर पहले से विषय तय हो और उस पर काम करना आरंभ किया जाए, ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी और पहली चीज है कि हम ये प्रयास करें कि हम एक ऐसे विषय का चयन करें जो इंटरेस्टिंग हो, समकालीन संदर्भ का हो, तो वो हमारे अनुसंधान को ज्यादा उपयोगी बना सकेगा समाज के संदर्भ में, देश और नीति और कार्यक्रम के संदर्भ में। एक प्रयास ये भी हो कि क्या हम नए तथ्यों का, नई जानकारियों का प्राथमिक स्रोतों से संकलन करेंगे। ये एक अच्छे रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से दूसरी चीज है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज होती है अनुसंधान के संदर्भ में ऑब्जेक्टिविटी। आप सब्जेक्टिव होकर रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम ऑब्जेक्टिव बने रहें, लॉजिकल रहें, और हम उन पॉसिबल टेक्निक्स को यूज करें जिनसे हम उन डेटा को वैलिडेट कर सकें। और उसके बाद जो एक बड़ा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लिटरेचर रिव्यू कितना अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा और प्रारंभिक काम किसी भी अनुसंधान में होता है वो होता है हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरह से किया है।
उस विषय को जानने के लिए हम कितना अंदर तक गए हैं, उस विषय पर उपलब्ध ज्ञान क्या है, उस विषय पर उपलब्ध ज्ञान में किस तरह के गैप्स हैं, और उन गैप्स को कैसे हम लोग फिल करेंगे हमारे रिसर्च के माध्यम से। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जब अंत में आऊं तो आईसीएसआर किस तरह की फंडिंग करता है और उसमें आपको कैसे एक प्रपोजल बनाना चाहिए, मैं पूरी बातचीत इसी के आसपास घूमेगी, और ये आपको व्यक्तिगत रूप से सीधा मदद करेगी जो लोग आने वाले समय में किसी प्रस्ताव के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये होना चाहिए कि वो प्राइमरी रिसर्च हो, लॉजिकल स्ट्रक्चर हो, ऑब्जर्वेबल हो। सबसे बड़ी बात कि हमने कोई बहुत यूटोपियन सा मॉडल बना लिया, यूटोपियन से ऑब्जेक्टिव बना लिए और जिनको हम अचीव नहीं कर पाए। तो अनुसंधानकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रयास ये करे कि कुछ ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस हो, एम्पिरिकल एविडेंस को वो इकट्ठे करने की स्थिति में हो। एक अच्छे रिसर्च की एक और विशेषता ये होना चाहिए कि वो थ्योरी इंटीग्रेटेड हो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसमें बना हुआ हो, और सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कितनी बेहतरीन ढंग से मेथोडोलॉजी को, लिटरेचर एनालिसिस को और कंक्लूजन को इंटरवोवन किया है, इंटीग्रेट किया है। ये सब चीजें एक अच्छे रिसर्च को प्रदर्शित करती है। और इसीलिए यदि आप अनुसंधान तो बहुत सारा होता है, लेकिन उस अनुसंधान के पूरे प्रकल्प में कितने अनुसंधान है जिनको हम आला दर्जे का या A+ कैटेगरी का मानते हैं। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जिनको हम B और कई को C और कई को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही गार्बेज है, ये डस्टबिन के लायक है। तो ये जो फर्क है रिसर्च की क्वालिटी का और उसका जो ग्रेडेशन है, उसका ये पूरा एक फलसफा है जिसमें हम लोग किस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं उससे डिसाइड होता है। एक अच्छी रिसर्च सिस्टमेटिक होती है, निश्चित रूप से लॉजिकल होना चाहिए, उसमें तथ्यों को लेकर एक विश्लेषण और व्याख्या होना चाहिए, उसमें एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए, जिन एम्पिरिकल डेटा को हम लोग अपनी पूरी बातचीत में जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करें तब वो आना चाहिए, उसमें रेप्लिकेबिलिटी होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। एक बड़ी बहस पिछले कुछ समय से अनुसंधान के संदर्भ में चल रही है कि आप प्रयास ये करें कि मल्टीपल मेथड यूज करें। एक अच्छी रिसर्च हम उसको मानते हैं, क्योंकि एक बहस ये भी है कि क्या हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे या क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, और वो दोनों रिसर्च की अपनी अपनी मेरिट्स हैं, अपने अपने डिमेरिट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम किसी ऐसे मिक्स मेथड के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं जिसमें हम विषय की तह तक, बिल्कुल नीचे तक जाकर उस विषय के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सच्चाइयां हैं, उसके अंदर जुड़े हुए जो टूटे हुए प्रश्न हैं, उनको हम ढूंढ कर कैसे निकाल के लेके आए। और उसमें शायद ये जो मिक्स मेथड है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और जो बड़ा संदर्भ है कि रुचिकर विषय होना चाहिए। और फिर अनुसंधान हम किसके लिए करते हैं? अनुसंधान मूलतः हम समाज और देश के लिए एक्सक्यूज मी करते हैं। सर जी सर, जी, आपकी जो स्लाइड है सर, वो फर्स्ट स्लाइड जो है फर्स्ट में ही रुकी हुई है, वो उसके आगे नहीं बढ़ रही है सर। ऐसा? अरे जी सर। एक मिनट, एक बार से सर ना, हाँ अब बढ़ गए, अब बढ़ी सर। बड़ी है ना? अभी आप, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, फिर जी वो सर। ज्यादा अच्छा होगा। अभी आप 5 नंबर स्लाइड देख रहे हैं जी, ये कैरेक्टरिस्टिक जी ऑफ सर, गुड। जी सर, जी सर, 5th नंबर के है। ठीक है, हाँ जी 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 जी, ये देख ठीक रहे है। थे। तो ये यूजफुलनेस की बात मैं कर रहा था, और सबसे और एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है अनुसंधान के लिए कि वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसके अंदर। और मैं ये वाली जो पीपीटी है वो प्रशांत जी को शेयर भी कर दूंगा, तो आप लोगों के पास भी पीपीटी मेरा होगा, आप इसका उपयोग अपने लिए बाद में भी कर सकते हैं। एक और जो बड़ा सवाल है अनुसंधान के संदर्भ में कि हम एक विषय का चयन कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल अनुसंधानकर्ता के सामने होता है। वो चाहे किसी भी उम्र में हो, कितने भी अनुभव के साथ हो, कहीं पर भी हो। उस दृष्टि से यदि हम इस पूरे प्रसंग को देखने और समझने की कोशिश करें तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ पॉइंटर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो टेक्स्ट है, रेफरेंस बुक्स है, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी विषय पर
जो आधारभूत साहित्य है, जिसको बेसिक लिटरेचर बोलते हैं, जिनको हम रेफरेंस बुक्स बोलते हैं, सबसे पहले उनका अध्ययन होना चाहिए और उनको पढ़कर समझ विकसित होना चाहिए, और फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है कि हम जो हमारे अकादमिक अनुभव है, हमने एक विषय को पिछले 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 5 साल से पढ़ा है, और पढ़ने के बाद जो एक समझ हमारी विकसित हुई है, और फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इस विषय में ये क्षेत्र है जो अंडर रिसर्च है या लेसर रिसर्च है, तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। एक और संदर्भ होता है कि हम जो हमारे दिन प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीजें समाज विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से देखते समझते हैं। वो भी हमारे लिए विषय के निष्पादन में, विषय के चयन में भूमिका निभाते हैं। फिर मान लीजिए आप किसी विषय पे लगातार काम कर रहे हैं और आपके कुछ फील्ड सिचुएशन के एक्सपोजर्स हैं, तो वो भी आपको बहुत सारी मदद इस संदर्भ में करते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उसमें बहुत सारा पीयर होता है, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ समकक्ष होते हैं, कुछ विषय के जानकार होते हैं, कुछ विषय के उस्ताद विद्वान होते हैं। उन सब से जो हमारी समय समय पर चर्चाएं होती है, मान लीजिए हम सेमिनार्स में जा रहे हैं, वर्कशॉप्स में जा रहे हैं, इन सब बातचीत में भी बहुत सारे मुद्दे उभर कर आते हैं, और उन मुद्दों पर भी जब हम बातचीत करते हैं तो उनसे भी विषय निकल कर आते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है जो ये तय करता है कि किन विषयों पर अनुसंधान होना चाहिए, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग विद थिंक टैंक्स। अब ये जो एक थिंक टैंक है, एक विषय विशेष के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है, और वो लगातार उस विषय में अपने आप को झोंक के रखा है, और वो उस विषय पर ही अपना परिमार्जन करता चला जा रहा है। तो उन लोगों की जब आपस की चर्चाएं होती है, तो उन चर्चाओं से कई सारे विषय निकल कर आते हैं। यदि आप इम्प्रेस के बारे में सुना हो, जो आईसीएसआर का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एमएचआरडी का प्रोग्राम है, जो आईसीएसआर के थ्रू ऑपरेट होता है, उस पूरे प्रोग्राम में आप अगर जाएंगे तो वहां डोमेन एरिया और सब डोमेन एरिया है। तो ये डोमेन एरिया और सब डोमेन एरिया जो है, वो थिंक टैंक ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करके रखा है। इसी तरह से भारत सरकार की बहुत सारे मंत्रालय कॉल फॉर प्रपोजल करते हैं। उसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ उनकी एक कमेटी में मैं सदस्य रहा हूं, और वहां पर ये बातचीत में हम लोगों ने ये तय किया था कि 2019-20 में किस तरह के विषयों पर अनुसंधान होना चाहिए। तो जब हम 5 लोगों ने मिलकर जितने भी विषय पर समकालीन अध्ययन हो रहे हैं और कौन से ऐसे अध्ययन है जिनके होने की ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, तो इस तरह से कई बार हमारे पास में रेडीमेड टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उनका अपना एक बैकग्राउंड होता है, उनके लिए एक रिगरस एक्सरसाइज पहले से हो रखी होती है, तो वो भी एक विषय के चयन में भूमिका निभाते हैं। इंट्यूशन होता है, आजकल हम सब लोग इंटरनेट के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं, और उन जानकारियों से भी हमारे को बहुत सारे विषय मिलते हैं। कोविड-19 पर इतनी चर्चा हो रही है अभी कि मुझे लग रहा है आने वाले कुछ समय तक लगातार इस पर अनुसंधान होने वाला है। आईसीएसआर ने तो स्पेसिफिक कॉल फॉर प्रपोजल अभी इनवाइट किया था, उसमें बहुत ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स है उस विषय पर काम करने के लिए। जुडिशियल डिसीजंस, जो लॉ की फैकल्टी है, उनके लिए वो एक अनुसंधान का बड़ा विषय होता है। लेकिन इस पूरे बैकग्राउंड के बाद मैं प्रपोजल पर बिल्कुल आने ही वाला हूँ, लगभग 1 घंटा आपसे केवल प्रपोजल पर बात करूंगा। उससे पहले बैकग्राउंड जनरेट करना बहुत जरूरी था। एक व्यक्ति को मैं रिसर्चर के रूप में देख रहा हूँ, तो चाहे फैकल्टी है या डॉक्टरल थीसिस लिख रहा है या पोस्ट डॉक्टरल थीसिस लिख रहा है, या वो कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है या और किसी पोजीशन में है, एक रिसर्चर के रूप में जब किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं, तो व्हाट आर द क्वालिटीज एंड स्किल्स थ्रू विच वन कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए गुड रिसर्चर। और मैं एक और संदर्भ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि यदि इनमें से हमारे में 1 या 2 चीज की कमी है तो हम रिसर्चर नहीं है। ये अचीवेबल है। जो भी बातें यहाँ हो रही है, उन सब में से बहुत सारी चीजें हम सब के पास है,
और यदि कुछ नहीं है तो उसको हम अर्जित कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में। सबसे पहली चीज होती है कम्युनिकेशन। आप सब अध्यापक हैं और टीचिंग कम्युनिटी का काम ही संवाद करना होता है, तो कम्युनिकेशन तो आपके पास बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वो कितना सटीक है अनुसंधान के संदर्भ में उसको हमें देखना और समझना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल है इंटेलेक्चुअल स्किल। अनुसंधान चूंकि हम विषय में बहुत आगे की तरफ ले जाने की बातें कर रहे हैं, तो वहां निश्चित रूप से हमें इंटेलेक्चुअल स्किल की जरूरत लगती है। और ये कुछ चीजें ऐसी है जिनमें हम अगर कोई पैमाना बनाने की कोशिश करें तो कोई थोड़ा ऊपर हो सकता है, कोई थोड़ा नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है और ये सब अचीवेबल है। तीसरा बड़ा संदर्भ है कि हम 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में, अब कुछ समय बाद तीसरा दशक आरंभ हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी के बगैर हम अनुसंधान के इस पूरे व्यवस्था क्रम में जुड़ नहीं सकते। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें देखना और समझना चाहिए। फिर अनुसंधान हमारे अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की डिमांड करता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्यों चाहिए? सबसे पहले तो आप सोचिए कि जिस दिन आपके मन में विचार आए कि मुझे कोई अनुसंधान करना है, तो पहले तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना कि मैं वाकई में कोई रिसर्च करना चाहता हूं। फिर रिसर्च करने के लिए एक विषय को ढूंढना, उस विषय को ढूंढने की अपनी एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद उसके लिए एक शोध प्रस्ताव का निर्माण करना, शोध प्रस्ताव के निर्माण के बाद उसको फंडिंग एजेंसी तक भेजना, भेजने के बाद उसमें आपका चयन हो जाता है, तो फिर उसके बाद में एक लंबी यात्रा है रिपोर्ट राइटिंग तक की। और उस पूरी यात्रा में आरंभ से लगाकर अंत तक आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की जरूरत लगती है। और एक जो बड़ा सवाल है, मैं हमेशा इस बात को अपने मित्रों के साथ शेयर करता हूँ कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बिना मोटिवेशन के आप अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको लगे रहने की एक जिद अपने अंदर पैदा करना होती है। आपको एक जज्बा तैयार करना होता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है। वरना बहुत सारे लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में अपने अध्ययन और अध्यापन के अतिरिक्त जब अनुसंधान में जुड़ते हैं, ये कई जब आपकी बन जाएगी, अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान, तो फिर आप एक अलग किस्म के टीचर होंगे। आप तुलना करके देख लीजिएगा अपनी। तो मोटिवेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा अनुसंधान एक किस्म का इंडिपेंडेंस मांगता है, और ये इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स, योर ओन ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब से एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंस चाहिए। और इन सब के बीच में केंद्र बिंदु में एक शब्द लिखा है मैंने, जो आप सब देख पा रहे होंगे, परसिवेरेंस। परसिवेरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको एक लगे रहने की जिद आपके अंदर पैदा करता है। और अगर वो आ गई तो फिर ये पूरा मार्ग जो है बिल्कुल प्रवाह जो है उसका सतत बना रहेगा, और आप उस यात्रा में बहुत सुगम तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए ये सब चीजें मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है जब आप इन सब चीजों के संदर्भ में अनुसंधान को देखने की कोशिश करेंगे। अब हम उस विषय पर आ गए जिस विषय के लिए हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, और ये एक अच्छा प्रस्ताव हम किसे कहें। सबसे पहला तो ये बड़ा सवाल है, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है या एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि यह विषय रिसर्च के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। व्हाट रिसर्च इज इंटेंडेड, इस अनुसंधान के माध्यम से हम क्या करने की मंशा रखते हैं ये। एंड व्हाट इज बीइंग रिसर्च, क्या अनुसंधान किया जा रहा है। और तीसरा, हाउ द रिसर्चर प्रपोजेस टू कैरी आउट द रिसर्च, अनुसंधानकर्ता इस तरह से उस विषय पर अनुसंधान करने का अपना पूरा प्रयोजन दिखा रहा है। ये 3 चीजें एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल
को बताती है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हम सब लोग फंडिंग एजेंसी को किसी न किसी समय पर प्रपोजल भेजने का अनुभव रखते हैं, या हमने नहीं किया है तो हमारे किसी मित्र ने किया होगा, हमारे किसी सीनियर ने किया होगा, हमारे और टीचर्स ने किया होगा। आप देखिए फंडिंग एजेंसी के पास में जो नंबर ऑफ प्रपोजल्स होते हैं और जो एक्चुअल प्रपोजल थ्रू होते हैं, उनके बीच में एक बड़ा अंतर होता है। कई बार 90 to 95% प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, हार्डली 5% प्रपोजल सेलेक्ट होते हैं। तो हम लोग अभी जिस संदर्भ में अनुसंधान को देख रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ऊंचे दर्जे का है, और इसलिए एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल के निर्माण में बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारे विषय को लेकर जानकारियां और विषय के पूरे संदर्भ को समझने और देखने की जरूरत है। एक अच्छा प्रपोजल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वो ये बताए कि वो क्या करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात उस प्रपोजल में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत क्लियरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब प्रपोजल हम लिख देते हैं और वो प्रपोजल जब किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाता है, तो उसको जो व्यक्ति या जो विशेषज्ञ उसका रिव्यू कर रहा है, वहां आप उसको डिफेंड करने के लिए उस समय नहीं है, उस समय केवल प्रपोजल है, और इसलिए वो प्रपोजल अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट, फ्रॉम लैंग्वेज टू मेथोडोलॉजी टू रिसर्च क्वेश्चंस टू ऑब्जेक्टिव, योर इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, सब चीजें अगर क्लियर होगी तो ही उस प्रपोजल की वर्थ के बेसिस पे उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस पूरे मसले को उस संदर्भ में समझें। एक रिसर्च प्रपोजल सामान्य तौर पर आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने डॉक्टरल लेवल पर सिनॉप्सिस तैयार की है या बाद में कुछ माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं, या अभी आईसीएसआर के कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट को देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य तौर पर यह एक 10 से 12 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये जो 10 से 12 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप एक लाइन भी अनवांटेड नहीं लिख सकते। ये अपने आप में एक कंप्लीट क्रिस्प डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो वो सब चीजें संप्रेषित करे जो एक रिसर्च प्रपोजल के लिए जरूरी होती है। और इसीलिए जो पहली लाइन मैंने इसमें लिखी है, A research proposal is an argument that explains the logic behind your study to an audience of non-expert. Even non-expert भी अगर उस 10 से 12 पेज के उस प्रपोजल को पढ़े तो पढ़ने के बाद वो ये तय कर पाए कि ये एग्जैक्टली रिसर्च प्रपोजल क्या करने वाला है, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या जानना चाहता है। और इसीलिए जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर एक डिजायर होना चाहिए कि हम ये जो भी काम कर रहे हैं ये रीडर्स ऑफ द स्टडी के लिए डिजायर है। उसमें एक रेशनल फॉर हाउ यू प्लान टू कंडक्ट द स्टडी बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसमें जो रीडर्स है व्हाट इज प्लान टू बी डन की बहुत क्लियर बातचीत होना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक एक चीज को कितना बारीकी से देख और समझ रहे हैं। और इसीलिए क्या है एक अच्छा प्रपोजल? एक प्रपोजल मेरे हाथ में आता है और मैं उसको पलटा के देखता हूँ, उसके बाद मुझे क्या क्या चीज लगना चाहिए उसमें। तो ये मेन फीचर्स है जो एक प्रपोजल को अच्छा प्रपोजल कहलाने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये है। नॉलेज ऑफ द फील्ड डेफिनेटली, क्योंकि उस विषय पे जो भी काम हो चुका है उस विषय के बारे में कितनी जानकारी आप उस प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत कर पाने में सफल हो रहे हैं, ये पहली चीज है। दूसरी है ओरिजिनल फोकस क्या है विद इन दी प्रॉब्लम, उसको हम कितना अच्छे तरीके से उस प्रपोजल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि कई बार जब हम रिसर्चर से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपका की क्वेश्चन क्या है, आप क्या पता लगाने वाले हैं इस अनुसंधान के माध्यम से। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये हमारे मेन फीचर के रूप में किसी भी पढ़ने वाले को इस बात का पता लगना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है इंटेलेक्चुअल रिगर कितना है। देखिए आपने अगर मेहनत की है तो वो मेहनत
उन 10 से 12 पेजों में रिफ्लेक्ट होगी, वो दिखेगी, वो निकल के आएगी, वो उभर के आएगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हम कितना कम्युनिकेट कर पाए हैं क्लियरली थ्रू दैट प्रपोजल, और हम अपने आइडिया को किस तरह से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है एक प्रपोजल की, कि वो आइडियाज को और प्लान को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिजिबिलिटी कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। असल में हर प्रपोजल की अपनी एक कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट का सीधा संबंध उस प्रपोजल में सुझाई गई प्रविधि से जुड़ा हुआ होता है। बिकॉज यू कैनॉट डिसाइड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज द अपर लिमिट इज 25 lakh. I have made the proposal of 25 lakh despite knowing the fact that this proposal is not requiring more than 10 lakhs. So this contradictory should not emerge. It is very important for all of us to understand that there has to be a cost effectiveness. तो जितने बड़ा काम है उतनी ही तरह का हम लोग उस अनुसंधान के लिए एक बजट प्रस्ताव का निर्माण करेंगे। कोई भी प्रस्ताव जब हम फाइनली बनाते हैं और उसको जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले और ऊपर लिखा होता है टाइटल, और वो टाइटल उस पूरे आपके अनुसंधान की यात्रा का आरंभिक बिंदु है, एंट्री पॉइंट है, जो ये बताएगा कि आप किस तरह के विषय पर काम करने वाले हैं। और कई बार बहुत सारा तय होने में उस टाइटल बहुत कुछ डिसाइड करता है, और इसीलिए टाइटल बहुत केयरफुली कॉइंड होना चाहिए। दिस शुड बी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी डेफिनेटली। और सबसे बड़ी चीज है टाइटल कैसे फ्रेम हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो इसेंस ऑफ रिसर्च को बताए थोड़े से शब्दों में, वो कंसाइज हो, इंफॉर्मेटिव हो। और टाइटल किस तरह से लिखा जाना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग टाइटल लिखने का तरीका ये है कि हम हमेशा दो भागों में तोड़े। पहला भाग इश्यू अंडर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, उसको हम आगे लिखे, और जिस जगह उस अध्ययन को किया जाना है वो लोकल ऑफ द स्टडी है, उसको हम दूसरे भाग में लिखे। लेकिन यहाँ एक रेड लाइनर है, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इट इज ऑफन बेस्ट नॉट टू राइट द टाइटल until you have finished the rest of the research proposal. यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शोध प्रस्ताव जिसका एक विषय आपने चुना, और उस विषय को चुनने के बाद में you have written the full proposal of 10 to 12 pages. After having written the full proposal, please, in the light of whatever you have written in 10-12 pages, go to the title again and see whether the title is completely appropriate or not. If at all required a small addition or deduction in the title, please do so. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी विषय पर जब हम पूरा प्रपोजल लिख लें, उसके बाद हम अगर हमको लगता है कि हम शायद, क्योंकि उस पूरी यात्रा में, लिखने की यात्रा में फिर आप बहुत सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होते हैं, आपकी हाइपोथेसिस बनती है, आपका रिसर्च क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं, आपकी एक मेथोडोलॉजी होती है, आपका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, और उस पूरे को डेवलप करने की उस पूरी प्रोसेस में फिर आपको जब आखिर में ये लगे कि इस टाइटल को थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है, तो इट शुड ऑलवेज बी रिविजिटेड। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रिविजिट हो ही। देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपने जो सोचा था, जो विषय चुना था, उसी पर आपका प्रपोजल बना है, तो यू कैन रिमेन स्टिक टू इट। ये भी एक संदर्भ है। सामान्य तौर पर जब हम किसी फंडिंग एजेंसी को कोई प्रपोजल भेजते हैं तो हाफ ए पेज का ये एक जगह होती है, इमीडिएट आफ्टर द टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, कि एम्स एंड सिग्निफिकेंस क्या होंगे। और एम्स और सिग्निफिकेंस में बेसिकली हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोशल रिसर्च है ये किस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करेगी,
और मैं यहाँ 5 जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इन 5 में सामान्य तौर पर हम जितने भी अनुसंधान करते हैं किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र में वो लोकेट होती है वो रिसर्च, और ये हमें बताना चाहिए in the ends and significance where my research is going to fall within these 5 major parameters. The development of a particular area of theory or methodology, first. Second is the collection or accumulation of a new body of information or knowledge or data. ये second important point है. Third है the development of research methods or technique. Fourth is knowledge about or understanding of an issue or problem. ये फोर्थ. और फिफ्थ है पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन ए पर्टिकुलर एरिया. यूजुअली हम लोग जितना भी अनुसंधान कर रहे हैं वो इन मेजर ब्रॉडली इन कैटेगरीज में फॉल करता है. देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई रिसर्च मोर देन वन एरिया में फॉल करेगा, लेकिन उसको हम एम्स एंड सिग्निफिकेंस में बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो रिव्यूअर है या जो हमारा अनुसंधान के उस प्रस्ताव को पढ़ने वाला है उसको इमीडिएट आफ्टर द टॉपिक ऑफ रिसर्च ये समझ में आ जाए कि वो अनुसंधान किस दिशा में किस चीज के लिए काम करेगा. आप देखिए अभी जो इम्प्रेस में जो प्रपोजल्स मांग रहे हैं उसका इम्प्रेस का फुल टाइटल ही यही है, इम्पैक्टफुल रिसर्च फॉर द पॉलिसी इनपुट. तो अभी जिस तरह के रिसर्च की डिमांड है और बेसिकली रिसर्च का आइडिया भी यही है कि हम कुछ जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे थ्रू अवर रिसर्च. बहुत सारे लोग, ये आईसीएसआर का नोमेनक्लेचर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप उसमें प्रस्तावना लिख दें, इंट्रोडक्शन लिख दें, ये सब चीजें एक ही है और ये प्रस्ताव के बिल्कुल आरंभ में लिखे जाने वाली चीज है जिसके लिए 1.5 से 2 पेज आपके पास होता है. इन 1.5 से 2 पेज में हमें बेसिकली क्या लिखना है. कई बार कई प्रस्तावों को पढ़ने के बाद ये अनुभव होता है कि यूजुअली द रिसर्चर हैज गिवन सो मेनी definitions of the terms which are to be used in the research. There are various historical anecdotes. ऐतिहासिक जो कालक्रम है घटनाओं का उसकी चर्चा कर दी गई है. तो statement of the problem या introduction of the research proposal is not either of the two. It is neither definition nor the historical development of the research problem. यहाँ हम जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में जो रिसर्च क्वेश्चन इमर्ज होने वाले हैं उनको लेकर किस तरह का नॉलेज पब्लिक पार्लेंस में और कौन से इश्यूज हैं जो बेसिस क्रिएट करेंगे इस रिसर्च का और कैसे ये प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है और इसमें किस तरह का रिसर्च गैप इमर्ज हुआ है. ये 3 चीजें होती है जो तय करती है कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम 1.5 to 2 पेज का डेवलप होगा. और ये क्लियरली कंटेक्चुअलाइज होना चाहिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में. इसमें फिर एक रेड लाइनर जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ. यू मस्ट शो दैट योर रिसर्च इज सिचुएटेड इन एन एग्जिस्टिंग लिटरेचर which provides a background and context for your own research. This is what precisely I was telling from the very beginning कि हम जितना भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे ये पूरा प्रपोजल वहीं से डिराइव होगा, उस अनुसंधान में ही लोकेट होगा और उसी के अंदर वो रिसर्च गैप हम पता लगा पाए हैं और उन्हीं को लेकर हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जनरेट करेंगे. और इसलिए इसको लिखते समय इस बात का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक अनुसंधान की इस पूरी यात्रा में, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद कोई भी आपका पीयर, आपका सीनियर, आपका रिव्यूअर उस इंटेलेक्चुअल रीगर को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसकी बात मैं पहले कह रहा था कि कैसे एक प्रपोजल साउंड प्रपोजल है. उस साउंडनेस की जो यार्डस्टिक है वो इस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से डिसाइड होती है कि व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू हैव गिवन. इट कैन नॉट बी ए वन डे एक्सरसाइज कि आपने एक किताब, 2 किताब, एक आर्टिकल लिखा और तत्काल आपने 1.5-2 पेज लिखी. इट हैज टू कम फ्रॉम whole lot of information which you have gone through over a period of time and you have acquired a kind of understanding on the research
topic, and on that basis, if you are writing something which is to be termed as a statement of the problem in 1.5 to 2 pages, तो फिर वो एक अलग लेवल का स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होता है और जिसकी जरूरत है, जिसकी दरकार है रिसर्च प्रपोजल में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें इसके बाद हर अनुसंधान में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम सब अनुसंधान के उद्देश्य या शोध के उद्देश्य लिखते ही हैं, वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते ही हैं, और बेसिकली हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अनुसंधान करते हैं। और इसलिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए और उनमें कितने होना चाहिए, ये एक बड़ी बहस है। संख्या को लेकर कोई ऐसा क्राइटेरियन नहीं है जो ये बताता है कि इतने ही होना चाहिए। उस अनुसंधान की आवश्यकता के सापेक्ष जितनी जरूरत है उतने होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें क्लियर सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन होना चाहिए। ये पहली और बड़ी विशेषता एक अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव की होती है, और इसलिए जब हम कॉइन करते हैं इनको, बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उनका एक सैद्धांतिक आधार होना चाहिए, उनका एक फोकस होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन को लेकर स्पेसिफिक, और सबसे बड़ी चीज है जो अनुसंधान के उद्देश्य को लेकर है कि वो मेजरेबल होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्टिव प्रपोज किया है, मुझे पहले से ही ये पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को मुझे अचीव करना है, तो मेरे कौन से वेरिएबल होंगे जिनके आधार पर मैं इसको मेजर कर पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा संदर्भ है जिसे हमें जानना और समझना चाहिए। एंड देन इट शुड ऑलवेज बी अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ 3 things: time, energy and finance. Every research has certain limitations in terms of all the 3 things. We have limited time, finances are also limited, and obviously energy is also limited. So how to make use of it in terms of objectives so that we can become more realistic, we can achieve the objectives and we can measure the objective. ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें जानना और समझना चाहिए। फिर सामान्य तौर पर जो ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका है उसमें 2 तरीके हैं। इस तरीके को हम ज्यादा उपयोग में लाते हैं। टू से स्टार्ट होता है, टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड, टू प्रिडिक्ट, टू चेंज, टू इवैल्यूएट, टू एसेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही खत्म हो गया, इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं: एक्सप्लोरिंग, डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग, चेंजिंग, इवैल्यूएटिंग, एसेसिंग। पैटर्न आप कोई भी फॉलो करिए, पैटर्न कोई ऐसा सेक्रोसेंट नहीं है कि आप यही लिखेंगे तो ही वो ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हिंदी में अगर इस पर बात करना है तो पता लगाना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, तुलना करना, अवलोकन करना, ऐसे तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग उद्देश्यों के निर्माण में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें हमारे अनुसंधान की सीमा रेखाएं तय करनी होती है, और हम उन सीमा रेखाओं के भीतर ही उन अध्ययन के उद्देश्यों का निर्माण करेंगे और उन पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना लें और अंत में जब अध्ययन समाप्त हो गया और एक प्रतिवेदन आपने प्रस्तुत कर दिया, तो चाहे रिसर्च डिग्री की थीसिस हो या किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हो, और रिसर्चर जब जो इवोल्यूशन के लिए आपके साथ एंगेज हो रहा है और आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ता है और उसके बाद आपकी फाइंडिंग पढ़ता है और उसको ये लगता है कि अनुसंधानकर्ता ने 2 से 3 ऑब्जेक्टिव को छुआ ही नहीं है, उसने अपनी पूरी बातचीत में कहीं उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं की, तो ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी होती है और ये एक तरह से अनएथिकल प्रैक्टिस है रिसर्च के कंटेक्स्ट में। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उतने ही ऑब्जेक्टिव पर बात करें, और ऑब्जेक्टिव बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, तो पूरी जर्नी में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए इनके निर्माण से लगाकर इनके बाद की प्रक्रिया तक हमें बहुत गंभीरता के साथ जुड़ना और आगे बढ़ना चाहिए।
when I was in the very beginning saying about the overview of literature, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर अपने आप में बहुत बड़ा संदर्भ है किसी भी रिसर्च प्रपोजल के कंटेक्स्ट में और रिसर्च जर्नी के कंटेक्स्ट में। यात्रा इसी से आरंभ होती है और इसी के साथ समाप्त होती है। तो इसलिए ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू एंगेज इनटू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को करना कैसे है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंट्रीब्यूट क्या करता है। बेसिकली आपका पूरा के पूरा प्रपोजल रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही जनरेट होता है। फ्रॉम कॉइनिंग योर title of the research proposal to the references or select bibliography, in the end everything is being derived from only and only overview of literature। तो सब हो गया, लेकिन लिटरेचर रिव्यू अपने आप में भी एक हिस्सा है आपके उस पूरे प्रपोजल का, और उस पूरी प्रोसेस में कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना और समझना चाहिए। तो ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर में 2-3 पैटर्न है जो पब्लिक डोमेन में। एक तो सामान्य तौर पर कितने लिटरेचर को हमें करना चाहिए, तो बड़ा सवाल है कि ये आता है। दूसरा बड़ा सवाल कैसे करना चाहिए। देखिए 2 चीजें हैं जो बड़ी साफ है, जो सामान्य यार्डस्टिक के रूप में हमें देखना चाहिए या लेना चाहिए, और वो ये है कि सबसे बड़ा और पहला सवाल तो ये है कि जो सेमाइनल वर्क है, जो लैंडमार्क वर्क है, जो बहुत नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर, उसका तो रिव्यू हमें करना ही चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द लिटरेचर। तो लिटरेचर बहुत अर्ली टाइम से लगाकर रिसेंट टाइम का, तो पहला चीज तो वो हो गया। दूसरा, चूंकि हम नया अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी तक जितने लेटेस्ट रिसर्च हुई है उनमें लेटेस्ट रिसर्च तक हम उसको लाने का प्रयास करें। फिर इस पूरी जर्नी में एक चीज और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल स्टैंडर्ड लिटरेचर तक ही अपने आप को रोकें, क्योंकि अभी लिटरेचर की कई सारी लेयरिंग हो गई है। जो बड़े प्रकाशन है जिनमें बहुत सारा रीगर है, जिन्होंने अपने उस अनुसंधान के साहित्य को तैयार करने में और पब्लिक डोमेन में लाने में एक बड़ी प्रक्रिया के साथ वो आए हैं, तो वो लिटरेचर स्टैंडर्ड लिटरेचर, वो लिटरेचर बड़े प्रकाशनों के माध्यम से आता है, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, राउटलेज हो, सेज हो, ओरिएंट ब्लैक स्वान हो, और इस तरह के उसके बाद फिर परमानेंट ब्लैक है, रावत है, ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिनमें एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ रीगर है। उन रीगर वाले जर्नल्स और रीगर वाले बुक्स को ही हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लाए। पहले तो ये हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई साहित्य आपने समीक्षा के लिए चुना, तो आप केवल टाइटल पर कन्फाइन होकर रिव्यू में मत जाइए। इमीडिएटली डोंट एम्बार्क इनटू द रिव्यू ऑफ द बुक आफ्टर हैविंग सीन द टाइटल ऑफ द बुक। दिस इज नॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस। सामान्य तौर पर किताबों के ऊपर लिखे गए टाइटल से उस किताब के अंदर के मजमून में समानता हो ये बहुत जरूरी नहीं है। कई बार टाइटल मार्केट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, और इसलिए जो किताब को आप जब ढूंढ रहे हैं कि लिटरेचर का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, तो सबसे पहले इनर फ्लैप ऑफ द बुक को पढ़िए, तो करीबन 50 से 100 शब्दों का होता है। वो ये तय करने में आपको मदद करेगा कि वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दिस बुक और नॉट। उसके बाद कंटेंट पढ़िए, उसके बाद प्रीफेस पढ़िए, और यदि इन तीनों स्थितियों में आपको यह अनुभव होता है कि इस विषय पर यह किताब शायद उपयोगी समीक्षा के लिए हो सकती है, तो ही फिर आप उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि किसी किताब में इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत उपयोगी हो सकता है, किसी में एनालिटिकल पार्ट, किसी में मेथोडोलॉजिकल पार्ट, किसी में जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वो वाला पार्ट। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप उस पुस्तक में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। जर्नल्स में आप किस तरह के आर्टिकल्स को करेंगे। जर्नल्स को रिव्यू में लाने का एडवांटेज ये होता है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है, बिल्कुल एकदम 6 महीने से 9 महीने या 1 साल पुरानी भी अगर कोई
स्टडी है तो वो जर्नल के थ्रू हमारे पास सबसे पहले आती है, और इसलिए उस लिटरेचर को भी देखना चाहिए। अभी तो वेब मटेरियल भी बहुत सारा है, ई जर्नल्स बहुत सारे हैं, इधर छपता है, इधर आपके पास पब्लिक डोमेन में इमीडिएटली आ जाता है, तो वो सब लिटरेचर हमें ढूंढना और सम्मिलित करना चाहिए। दूसरी चीज, करना कैसे चाहिए। आइडियली रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो प्रोसेस है वो थीमेटिक होना चाहिए। हम अपने विषय को कुछ थीम्स और सब थीम्स में बांटे, और फिर उस लिटरेचर, उस सब थीम के हिसाब से जितना जितना लिटरेचर उपलब्ध है उसकी समीक्षा करें। मान लीजिए एक ही तरह के विचार एक से अधिक अनुसंधान के साहित्य में उपलब्ध है, तो बजाय उनको अलग अलग जगह रिव्यू करने के, उन सब का एक जगह रिव्यू करके उन सब के नामों का उल्लेख एक साथ करें। यह सबसे अच्छी और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर की मानी जाती है। और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर थीमेटिक कर ले, उसके बाद में आखिर में लास्ट में एक पैराग्राफ हमको लिखना चाहिए, और वो ये बताए कि किस तरह से ये जो अनुसंधान का साहित्य है उसकी समीक्षा करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किस तरह से वो जो रिसर्च गैप्स है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, और हमारे अध्ययन का एक जस्टिफिकेशन हम वहां तैयार करते हैं। और इसलिए ये पूरा जो ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर है ये बहुत महत्वपूर्ण मदद करता है एक रिव्यूअर को, एक रिसर्चर को उस रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए। सामान्य तौर पर जितने भी प्रस्ताव होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं या हाइपोथेसिस होती है। जो विषय हम लोग समाज विज्ञानों में पढ़ते हैं उसमें राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र है, समाज कार्य है, इस तरह के कई सारे विषयों में हमने सामान्य तौर पर अनुभव किया है कि वो रिसर्च क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। और अर्थशास्त्र है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, इस तरह के विषयों में हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। मेरा अपना ये मत है कि हम किसी भी अनुसंधान के प्रस्ताव का निर्माण करें तो उसमें इनमें से किसी एक का उपयोग करें, या तो हम शोध प्रश्नों का निर्माण करें या उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण करें। आइडियली स्पीकिंग, it should be considered by the researcher that either it is use the research question or hypothesis, whatever is most appropriate and suitable. तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये विषय की परिधि से बांधकर हमको देखें। राजनीति विज्ञान में भी आप कल्पना और हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। अब जब रिसर्च क्वेश्चन हम डेवलप कर रहे हैं तो रिसर्च क्वेश्चन में है क्या बेसिकली, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, कितने बनना चाहिए, और इसमें एक जो ज्यादा आसान तरीका है वो कि ऑब्जेक्टिव को जब हम फर्दर ब्रेक करते हैं तो वी आर इन ए पोजीशन टू गेट द रिसर्च क्वेश्चन। और सामान्य तौर पर तीन तरह के क्वेश्चन हम ज्यादा बनाते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट इज यूजुअली अटैच्ड टू सीक डिस्क्रिप्शंस, व्हाई इज मोस्टली अटैच्ड टू सीक एक्सप्लेनेशंस, और हाउ इज कंसर्न्ड विद इंटरवेंशंस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल शोध प्रश्न के रूप में बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम उन सवालों को बनाएं जिनमें इस बात को लेकर हमारे पास बहुत स्पष्ट ये जानकारी हो कि हम इसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आंसरेबल क्वेश्चन होना चाहिए जिनके उत्तर ढूंढे जा सकते हैं, जिनको हम एक फ्रेमवर्क में डिफाइन कर सकें और उनको फोकस करके एक टाइम फ्रेम में एप्रोप्रिएट ढंग से उसको समझा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उस पूरे रिसर्च के कंटेक्स्ट में। दूसरा बड़ा सवाल है कि हाइपोथेसिस अगर हमको बनाना है, हाइपोथेसिस को लेकर एक सवाल जो मुझे अक्सर देखने में आता है या अनुभव किया है बहुत सारे वर्षों के इस पूरे अनुभव में, कि हाइपोथेसिस कई बार सामान्य कथन लिखने के बाद रिसर्चर उसको हाइपोथेसिस कहने की कोशिश करता है, लेकिन हाइपोथेसिस इसके ठीक उलट है। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस
एक ऐसा विषय जिस पर इंडिपेंडेंट लेक्चर हो सकता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर इंडिपेंडेंट लेक्चर हो सकता है। ऐसे कई सारे विषय हैं जिन पर बहुत सारे, और मुझे चूंकि अपने इस एक ही लेक्चर में बहुत सारी बातों को समेटना है, तो मैं जितना बहुत आवश्यक है उतना ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ और आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। हाइपोथेसिस में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये एक टेंटेटिव और टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जो ये एफर्म करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल। दिस इज द बेसिक information in terms of hypothesis. Cause and effect relationship between two concepts, and therefore hypothesis requires a great deal of theoretical work. And again, therefrom it will be emanate. It will emanate from the existing review of literature. You have to dug out the literature so as to find out and prepare a hypothesis which can be of use in terms of research. अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल है, ये इस तरह से फ्रेम होना चाहिए। The higher the socio-economic status of the family of a girl student, the more the encouragement of the family in her studies, the more she is likely to continue in the school system. ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, the better the peer group influence, the more the girl student is likely to continue. ये एजुकेशन से रिलेटेड दो हाइपोथेसिस के एग्जांपल है। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड आउट वेदर द हाइपोथेसिस फ्रेम्ड बाय यू आर एप्रोप्रिएट और नॉट। अगला बड़ा सवाल है कि एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चंस आर नॉट हाइपोथेसिस। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और बेसिकली हाइपोथेसिस मीन टू बी टेस्टेड एम्पिरिकली। आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई है उसके लिए आप क्षेत्र में अध्ययन करने जाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों से प्राप्त जवाबों के आधार पर आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जब हम लोग एक शोध प्रस्ताव का निर्माण कर रहे हैं, तब हमें बहुत सारी चीजों को पहले से ही प्रीएम्प्ट करके चलना होता है। पहले से ही हमें इस बात को संज्ञान में लेकर चलना होता है कि ये जर्नी में कहाँ दिक्कत आएगी। मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी अनुसंधान के इस पूरे यात्रा को बहुत सहजता से इसलिए पूर्ण नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब वो यात्रा आरंभ कर रहे थे और जब एक शोध प्रस्ताव का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में जानने जानने और समझने की कोशिश नहीं की। उसके बाद एक शोध प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है उसकी शोध प्रविधि और क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्योंकि यही आपके पूरे रिसर्च की उस पूरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, उन हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने की, उन रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने के लिए ये आपकी मेथोडोलॉजी है जो ये तय करेगी कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को ले जाना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। और इस पूरी बातचीत को कहने से पहले ये रेड लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हेलो सर, किसी का माइक अनम्यूट हो गया, हम लोग उसको म्यूट कर रहे हैं सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ, कोई व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हो। जी जी जी। हाँ, तो मैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा था उसमें ये है कि ये रेड लाइनर ये है, रिमेंबर दैट द मेथड इज इन द सर्विस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। दैट इज रिसर्च क्वेश्चन शुड नॉट बी अ वे ऑफ रेशनलाइजिंग योर चॉइस ऑफ मेथड। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए जानना। होता क्या है कि हम हमारी मेथोडोलॉजी को बड़े अलग ढंग से लोकेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें कई सारे ऐसे चॉइस ऑफ मेथड को लाने की कोशिश करते हैं जिसकी की जरूरत हमारी रिसर्च के कंटेक्स्ट में है या नहीं है इसको जाने बगैर।
और इसलिए कई बार वो जो मेथोडोलॉजी होती है वो रिसर्चर के कंधे पे बैठ जाती है और वो फिर गाइड करने लगती है उस रिसर्च को, और इसकी जगह बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। The methodology should be at the choice of method should be at the service of your research। वो आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का एक टूल है, वो साधन है, वो साध्य नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो चॉइस ऑफ मेथड है उसको करते समय इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जानने और समझने की कोशिश करें कि वो हमारे लिए केवल एक टूल है, उससे ज्यादा नहीं है। और इस पूरे कंटेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आईसीएसआर जिस तरह का प्रपोजल मांगता है उसमें ये चीजें मांगता है। यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, जिसकी बात हम टाइटल में भी कर रहे थे, लोकेल ऑफ द स्टडी, या जो एरिया ऑफ स्टडी जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका यूनिवर्स ऑफ द स्टडी होगा। अब यूनिवर्स जब आपने डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद में उसकी अगली कड़ी होती है एक सैम्पलिंग फ्रेम आप आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरह का सैम्पलिंग फ्रेम होगा और कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे और सैम्पलिंग क्यों करते हैं। एक बड़ा सा सिंपल सा सवाल है सैम्पलिंग को लेकर, पर वो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि एक यूनिवर्स है और उसमें हम सैंपल कर रहे हैं। सैंपल इसलिए करते हैं कि वो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे यूनिवर्स का सर्वे करें। सेंसस सर्वे इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन रिसर्च, and that is the reason why we are embarking and engaging into sampling frame and sampling method. And what is the beauty of sampling? Sampling is true representative of the universe। वो 100% हमारे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें दो चीजें और समझना चाहिए उससे आगे, कि जब भी हमारा यूनिवर्स होमोजीनस होगा we can reduce ourselves to a limited sampling। छोटे सैंपल से भी हम हमारे बहुत सारे सवालों के सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा यूनिवर्स हेट्रोजीनस है, बहुत वेरीड है, बहुत स्क्यूड है, तो फिर हमें बड़े सैंपल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें फिर स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है और फिर हर स्ट्रेटा से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके और फिर उसका यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। सैम्पलिंग भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके लिए शायद अभी मेरे पास उतना समय नहीं है। तो यहाँ मैं बहुत दो तीन बड़ी चीजें हैं उन्हीं को शेयर करना चाहता हूँ। तीसरा बड़ा सवाल है सैंपल साइज। अब अनुसंधान में अक्सर ये सवाल उठता है कि सैंपल साइज कितना बड़ा हो, और हम लोगों में से ज्यादातर लोग एक राउंड फिगर की तरफ चले जाते हैं, और ज्यादातर तो वो 100-200 इस तरह के सैंपल साइज होते हैं, जबकि होना ठीक इसके उलट होना चाहिए कि किस तरह से आपने एक यूनिवर्स के लिए एक सैंपल मेथड को आइडेंटिफाई किया और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम एक सैंपल साइज की तरफ जाएं, और वो सैंपल साइज 95 हो सकता है, 98 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 210 हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू रिमेन टू ए वेरी राउंडेड फिगर ऑलवेज। और अगर वो आ रहा है बाय डिफॉल्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती उसको उस तरफ ले जाएं इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक और बड़ा सवाल है जिसकी ज्यादातर अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान की रिपोर्ट में और प्रस्ताव में चर्चा करते हैं, वो शब्द है रैंडम सैंपल। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग इसका बहुतायत उपयोग करते हैं। कई सारे लोगों से बातचीत के बाद ये अनुभव निकल कर आया है कि जब उनसे यह पूछा जाता है कि ये रैंडम आपका रैंडमाइजेशन का प्रोसेस क्या था, तो बहुत सारे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों से मैं आज बात कर रहा हूँ वो नहीं जानते, हो सकता है आप सब जानते हो, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर आता है और उसमें बड़ा अधूरा सा उत्तर प्राप्त होता है, और वो ये है कि रैंडमाइजेशन की प्रोसेस को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है। एक बड़े विश्वविद्यालय में एक पीएचडी के वाइवा के दौरान जब मैंने ये सवाल पूछ लिया, तो उस अनुसंधानकर्ता ने कहा कि मैंने इतने लोगों का सर्वे किया, और सर्वे का क्या आधार था, तो उन्होंने कहा कि यादृच्छिक आधार पर या
रैंडम सैंपल से मैंने इन 5 गांवों में इतने लोगों से बात की। तो मैंने जब उनसे आगे पूछा कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताने का प्रयास करें कि आपका रेंडमाइजेशन का प्रोसेस क्या था, तो उन्होंने कहा कि इस कोने से आरंभ हुए और जब तक वो संख्या प्राप्त हुई तब तक मैं उस सर्वे करता रहा। जब वो संख्या प्राप्त हो गई तो मैंने सर्वे उस गांव में बंद कर दिया, फिर अगले गांव में चला गया। तो ये रेंडमाइजेशन बिल्कुल नहीं था, ये रैंडम की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए उनको बकायदा एक विलेज लिस्ट बनाना चाहिए थी। उस विलेज लिस्ट के बाद में मैं कुछ चुनावी अध्ययनों में बहुत लगातार जुड़ा रहा हूँ और हम लोग 4 स्टेज पर रैंडमाइजेशन करते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कैसे आप एक लिस्ट से रैंडम रैंडम टेबल अवेलेबल है, आप सब जितने नंबर से उनकी चिट्ठी डाल के किसी डब्बे में फिर उनमें से उतने चिट्ठियां निकाल लें जितनी आपको जरूरत है, वो एक तरीका है। एक और आसान तरीका है कि मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास 1 to 100 की लिस्ट है और आपको मान लीजिए 12 लोगों की जरूरत है। सिंपल सा लॉजिक है, 12 इज डिवाइडेड बाई 100 और उसके बाद जो क्लास इंटरवल आएगा, मान लीजिए 8 आता है, तो 1 to 8 के बीच में कोई भी एक नंबर रैंडमली पिक करेंगे और उसके बाद हम उस नंबर को एड ऑन करते जाएंगे। एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो रैंडम सिलेक्शन है वो हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल इसलिए भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमने बहुत सारे बड़े अध्ययन किए, उसमें 3000 से लगाकर 5000 और 6000 तक का मध्य प्रदेश का सैंपल कई अध्ययनों में रहा। अब उन अध्ययनों को करने के बाद में हमने सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ उन सैंपल को जब हमने ओवरलैप किया तो 5% प्लस और माइनस अगर हम एरर उसमें एड ऑन कर दें और वेट डाल दें तो हम लगभग रूरल अर्बन मेल फीमेल एसटी एससी ओबीसी जनरल माइनॉरिटी जैसे तमाम बेसिक पैरामीटर्स को अचीव कर पाए हैं। तो रेंडमाइजेशन की ये ब्यूटी है कि रेंडमाइजेशन आपको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स देता है, प्रोवाइडेड वी हैव एंगेज्ड विथ ए वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ मेथड। फिर इसमें आखिरी चीज होती है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की इकाई। हम किसका अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन में हमारे सामने हमारा उत्तरदाता कौन होगा, क्या वो एक ही है या एक से ज्यादा तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। मान लीजिए ग्रास रूट गवर्नेंस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे 3 तरह के लोगों से बात करनी है, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, ग्राम सभा के मेंबर से बात करनी है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करनी है। अगर मुझे 3 सेट ऑफ लोगों से बात करनी है, 3 सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है मेरे, तो वो तीनों मेरे लिए 3 यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेकिन नहीं, मैं केवल और केवल जो इमर्जिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप पे बात करना चाहता हूँ ग्रास रूट लेवल पे, और मेरा केवल और केवल पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना है, तो वहां पर मेरा यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन केवल 1 होगा। तो ये सब चीजें भी हमको हमारी मेथोडोलॉजी को जब हम डिफाइन करते हैं तब हमें उसमें लिखना चाहिए। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका सिंपल साइज, इसकी बड़ी चर्चा होती है। जब आप रिव्यू के लिए कोई प्रपोजल जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ सवालों के बाद जो महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा पूछे जाएंगे वो मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए हो, और इसलिए साउंड मेथोडोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। फिर एक और सवाल आता है कि मेथोडोलॉजी के लिए हमारे पास में क्या आधार होना चाहिए, हम यूनिवर्स कैसे तय करें, सैंपलिंग कैसे तय करें, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे तय करें। इसके लिए एक जिस जगह वापस लौटने के लिए मैं हमेशा कहने का प्रयास करता हूँ ये है कि जितना भी साहित्य हम समीक्षा में लाते हैं वो कई सारे अध्ययनों की समीक्षा होती है। उन अध्ययनों में उपयोग की गई शोध प्रविधि को हमें देखना और समझना चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी बहुत अप्रोप्रिएट है हमारी रिसर्च के कंटेक्स्ट में, उसको फिर हम वहां लाने का प्रयास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शोध प्रस्ताव का हिस्सा होता है और जिसको हमें उसमें जोड़ना चाहिए कि डेटा कलेक्शन कैसे होगा, जिसकी बात मैं बहुत आरंभ में भी कर रहा था कि हमें मिक्स मेथड की तरफ जाना चाहिए।
हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी सोर्स से डेटा आएगा या प्राइमरी सोर्स का डेटा आएगा। इन सब की बात उस शोध प्रस्ताव में आना चाहिए। और जब हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी बताना होता है कि हम किस तरह का टूल बनाएंगे, क्वेश्चनियर बनेगी या इंटरव्यू शेड्यूल बनेगी। ये भी एक छोटा सा अंतर है जो हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चनियर का उपयोग हम उन अनुसंधानों में करते हैं जहां हमारा उत्तरदाता अपेक्षाकृत पढ़ा लिखा है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, व्यक्तिगत रूप से आप उन सब से जाकर मिल नहीं सकते। आप उनको ईमेल के थ्रू या डाक के थ्रू एक प्रश्नावली भेजते हैं, वो उस प्रश्नावली को स्वयं उत्तरदाता भरता है और वापस लौटाता है, तो वो हमारी प्रश्नावली है या क्वेश्चनियर है। लेकिन यदि हम खुद उत्तरदाता से सवाल पूछते हैं या हमारी उस प्रोजेक्ट की कोई टीम जाकर सवाल पूछती है जिसमें व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया जाता है, तो उसको हम इंटरव्यू शेड्यूल बोलते हैं। लेकिन एक और जो मेथोडोलॉजी के कंटेक्स्ट में बड़ा सवाल है वो ये है कि हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट जब कर रहे हैं तो किस तरह का क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी बात भी मेथोडोलॉजी में होना चाहिए। यहाँ टूल की बात जब हम करें तो टूल में हमें ये भी बताना चाहिए कि किस तरह का इंटरव्यू शेड्यूल बनेगा, कितने मेजर पोर्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मेजर वेरिएबल होंगे, कितना समय लगेगा उसको भरने में। और ये अगर एक तरह का टूल है डेटा कलेक्शन का, तो सेकंड काइंड ऑफ टूल क्या होगा। और यदि उसमें हमारा क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन है तो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में हमारी कौन सी मेथड होगी, क्या हम डायरेक्शनल ग्रुप डिस्कशन करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, या पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड की डिफरेंट अवेलेबल क्वालिटेटिव मेथड्स की जो मेथड्स हैं उनको कुछ यूज करेंगे। एक और बड़ा सवाल है जो आजकल बहुत सारे रिसर्च में जो लोग एंगेज है उनको उनके लिए टेक अवे हो सकता है कि हमको यस नो के सवाल से ऊपर उठकर, अगर बहुत जरूरी है तो यस नो के भी पूछे जाएं, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको 1 to 5 के स्केल पर पूछा जा सकता है। और 1 to 5 के स्केल पर जब आप कोई सवाल पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कई सारे, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोक नीति की वेबसाइट पर जाएं, जितने सर्वे मेजर सर्वे हुए उनके सब के क्वेश्चनियर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में उस वेबसाइट पर हैं। आप उनको खोल कर देखिए कि वो, और उस क्वेश्चनियर के बारे में ये कहते हैं कि इतने रीगर के साथ में एक एक सवाल को बनाया गया है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है टूल का, जो आपको ये मदद करता है कि सवालों को बनाया कैसे जाता है, उनके विकल्प कैसे तैयार किए जाते हैं, कब सवाल ओपन एंडेड होगा, कब सवाल क्लोज एंडेड होगा, कब सवाल में 1 to 5 की स्केलिंग होगी। और 1 to 5 की स्केलिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रिसर्च के कंटेक्स्ट में वो ये है कि जब आप उस तरह से उस काम को करते हैं तो ये फायदा आपको इसमें मिलता है कि आप जैसे स्ट्रांगली एग्री से लगाकर स्ट्रांगली डिसएग्री तक का ये 5 भागों में गए, मॉडरेटली एग्री, मॉडरेटली डिसएग्री और इंडिफरेंट। तो जब आप उस सवाल के 5 तरह के उत्तर लेते हैं तो जो सवाल यस नो में छूट जा रहा था उसके कई सारे उत्तर हमको मिल जाते हैं और वो हमें बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसके बाद जो एक बड़ा सवाल है रिसर्च के कंटेक्स्ट में आता है वो ये है कि डेटा एनालिसिस के कंटेक्स्ट में हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है रिसर्च प्रपोजल में। आप में से ज्यादातर लोग इस बात से परिचित होंगे कि आजकल हम एक पैकेज की बात करते हैं जिस पर शायद आपसे आने वाले दिनों में चर्चा भी होगी। SPSS की बात है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, उसके अलावा और भी कई सारे पैकेज अवेलेबल। तो हम अपनी रिसर्च में किस तरह का पैकेज यूज करेंगे उसकी बात हम यहाँ करेंगे डेटा एनालिसिस के कंटेक्स्ट में, कि मेरी रिसर्च को मैं इस तरह से एनालाइज करूंगा। कंटेंट एनालिसिस होगा तो उसका नेचर क्या होगा, अगर कोई इंडाइसेस और स्केलिंग की टेक्निक अगर यूज होना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसकी बात यहाँ रिसर्चर करेगा। तो ये एक पैराग्राफ है जो डेटा एनालिसिस को लेकर, डेटा प्रोसेसिंग को लेकर जो बातचीत है उस पर करना चाहिए। इसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ है। बहुत सारे लोग
बहुत सारे टेस्ट प्रपोज करते हैं कि मैं काई स्क्वायर यूज करूंगा इस चीज को जानने के लिए, मैं इसमें रिग्रेशन लगाऊंगा, मैं इसमें मीन मोड मीडियन निकालूंगा। बहुत सारे लोग केवल क्रॉस टेबुलेशन करते हैं। whatever is appropriately required in terms of your own research is to be indicated in the data analysis. So this is very important. Then I'm coming to almost on the last slide, which is about implication. जब आप किसी फंडिंग एजेंसी को कोई प्रपोजल भेजते हैं तो उस प्रपोजल में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्या निकाल कर लेके आएंगे, what is going to be the use of this research once this research is done. There are three very important aspects which I am sharing with you. First is implication for policy making, either for the region concerned or the country. पहली चीज तो ये होती है कि क्या हम अपने अनुसंधान के माध्यम से कोई पॉलिसी मेकिंग का प्रेस्क्रिप्शन देने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है any methodological innovation which we are proposing and we are likely to bring out something in terms of innovation for the methodological aspect. Then the third thing is contribution to the theory building. तो हमें ये बताना होता है implication में, again it is a half page space जिसमें कि हम हमारी रिसर्च किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, क्या इंपॉर्टेंट होगा। Then it can be termed as either reference or select bibliography. इसमें दो चीजें होती है कि इस पूरे प्रपोजल को बनाने की पूरी प्रोसेस में आपने बहुत सारा लिटरेचर देखा, उस लिटरेचर को आपको यहाँ एज ए रेफरेंस लिस्ट या सेलेक्ट बिब्लियोग्राफी में बताना होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली रिव्यू ऑफ लिटरेचर को ही आप यहाँ उपयोग करें। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो लिखा है वो तो आपको रेफरेंस में देना ही है। उसके अलावा आपकी मेथोडोलॉजी को डिफाइन करने में, आपके ऑब्जेक्टिव को बनाने में, आपके हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस को लिखने में, आपके इम्प्लीकेशन को लिखने में, आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस को बताने में, आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, जितना भी लिटरेचर आपने देखा है इस पूरी जर्नी में, उसको पूरे को रेफरेंस की लिस्ट में यहाँ देना चाहिए। दूसरी चीज, there has to be a standard way to write the reference. रेफरेंस में ये चॉइस रिसर्चर के पास नहीं है कि वो चौथे रेफरेंस को किस तरह से लिख रहा है और आठवें रेफरेंस को किसी और तरीके से लिख रहा है, पांचवें को किसी और तरीके से लिख रहा है। There has to be a similar pattern. आप चाहे जिसको यूज करें, आप MLA स्टाइल शीट को यूज करें, APA को यूज करें, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन को यूज करें, या कोई सा भी पैटर्न यूज करें, that pattern should be followed strictly from start till the end. ये बहुत महत्वपूर्ण है रेफरेंस के कंटेक्स्ट में। इसमें हर वो चीज लिखी जाना चाहिए, उसमें पब्लिशर का नाम भी पूरा होना चाहिए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी होना चाहिए, जर्नल है तो उसका नाम आना चाहिए, और जर्नल का जब नाम आएगा तो उसका वॉल्यूम और नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए प्रॉपरली, सरनेम और फोरनेम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत क्लियरली और कंसाइजली लिखी होना चाहिए। एंड फाइनली आई एम अगेन sharing this as a motivational kind of thing that what is the role of researcher? You should be detached observer. ये बहुत जरूरी है। हमारे में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पूर्वाग्रह हो सकते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन हो सकते हैं, बट एज ए रिसर्चर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू to remain neutral in terms of the subject matter. तो आपको डिटेल्स ऑब्जर्वर होना चाहिए, एम्पैथेटिक ऑब्जर्वर होना चाहिए, फेथफुल रिपोर्टर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज मीडिएटर ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, so that you are in a position to grasp whatever you have seen in the field, whatever is responded by the respondents. रिफ्लेक्टिव पार्टनर होना चाहिए, डायलॉजिक फैसिलिटेटर होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। और in the end, since all of you are already teachers, it's a big opportunity for all of you to engage with the major social science funding agency ICSR through three very important things: major project, minor project, or impress project. And then there are several other
avenues available in terms of funding. So I wish all of you a very सक्सेसफुल एकेडमिक जर्नी, और आपके पास एक मौका होगा इस तरह के कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद कि आप किसी रिसर्च के लिए मोटिवेट हो और आगे बढ़े। मैं प्रशांत और ट्राइबल यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे अपनी बात कहने का मौका दिया। आई डोंट नो वेदर यू हैव any time left for question answer or not, but now over to Prashant. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपके बहुत बढ़िया व्याख्यान के लिए। सर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ा क्वेश्चंस ले लें सर। हाँ बिल्कुल, श्योर श्योर। तो पार्टिसिपेंट को जो क्वेश्चन पूछने हो कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर मैं इलाहाबाद से आनंद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सर आपका जो लेक्चर था बहुत इंफॉर्मेटिव था सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम कोई रिसर्च टूल्स डिजाइन करते हैं, जैसे क्वेश्चनायर हमने डिजाइन किया, तो वो कितना वैलिड है और कितना ऑथेंटिक है, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे सर? देखिए इसमें 2-3 सवाल हैं। एक तो वैलिडिटी का जो पूरा कंटेक्स्ट है उसको 2 तरीके से देखना चाहिए। पहले तो आपने टूल किस तरह का बनाया, टूल आप बनाते किसके लिए? टूल इसलिए बनाते हैं कि आपको, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर। तो पहला सवाल तो ये है कि हम टूल बनाते किसके लिए? टूल बनाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, हमारे रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो अगर हमने उन सब सवालों को उसमें लिया है, जो वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, यदि वो सब प्रश्नों के रूप में हमारे टूल में आ गए हैं, और फिर इसकी बात मैं हमेशा कह ही रहा हूं कि हम कोशिश ये करें कि मिक्स मेथड की तरफ जाएं। मुझे पता नहीं आपका विषय कौन सा है, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मेरा मास कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन जैसे विषय में अगर आपको अनुसंधान करना है और आपने कोई विषय चुना है, तो उसमें आप ये प्रयास करें कि दोनों तरह के मेथड के साथ में, अगर आप उस विषय के सवाल सिर्फ उसकी ऑथेंटिसिटी का सवाल केवल और केवल उतना ही महत्वपूर्ण है कि आपने जो सवाल बनाए हैं, जो आप उत्तरदाता के पास से पूछना चाहते हैं अपने टूल के थ्रू, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का अगर कोई मिक्स पैकेज आप तैयार करते हैं तो। और टूल का एक और तरीका होता है, टूल जब आपने बनाया तो हमेशा टूल शुड ऑलवेज बी प्री टेस्टेड बिफोर इट इज एक्चुअली गोइंग इनटू द एक्चुअल सर्वे। तो हमेशा टूल को हमें प्री टेस्ट करना चाहिए, और प्री टेस्ट करने के बाद यदि हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमारे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न कई संदर्भों में कम है या ज्यादा है, या उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, तो उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो प्री टेस्टिंग के बाद होना चाहिए, और उसके बाद हम ये तय कर सकते हैं कि ये क्वेश्चनर हमारे लिए बहुत एप्रोप्रिएट है और इसको हम एक्चुअल सर्वे में ले जा सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत देशपांडे बोल रहा हूँ जी। सर मैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क कॉलेज। ओके सर, ये प्रपोजल में अपन सोशल इसमें रिसर्च में लिमिटेशन नहीं देते क्या? सब्जेक्ट लिमिटेशन प्रपोजल में नहीं देते हमारे इसमें। जो मैंने चूंकि ICSR का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया है, और उसमें लिमिटेशन हम अलग से नहीं बताते, मतलब देने की जरूरत नहीं है। देने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा सर, और एक दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या इंटरव्यू शेड्यूल जब ये करते फिलअप करते किसी से, तो उसके बाद अपन ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि सोशल वर्क हुआ या मास कम्युनिकेशन जैसे विषय हैं, उनमें कभी भी किसी अनुसंधानकर्ता को केवल और केवल क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के साथ कुछ क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करना चाहिए। जी बताइए सर। मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया था थोड़ा इसके बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, कि अपने लेक्चरर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि वो बीच में आया था ना कि विद्यार्थी समाविष्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके
तो मैंने काफी प्रोफेसरों से ये क्वेश्चंस कम से कम 100-150 प्रोफेसर से पूछा था। और जब पूछा तो काफी लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं, ये विद्यापीठ में नहीं आना चाहिए, पर उनके हाथों में अंगूठी या गंडे दोरे सब काफी चीजें उनके साथ रहती थी, ये ऑब्जर्वेशन में आया। तो मतलब बात करने का एक और ऑब्जर्वेशन का रिसर्च अलग आता है, थोड़ा ऐसा कह रहा था मैं। नहीं होता है, देखिए कई बार ये अनुभव हुआ है कि हमने मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों से हमें एक किस्म के उत्तर प्राप्त हो गए, लेकिन उन उत्तरों के अतिरिक्त जब आपने ऑब्जर्वेशन किया तो कुछ नई चीज निकल के आ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि विषय के बिल्कुल अंदर तक गहराई में जाना है तो आपको कई बार उसको क्रॉस चेक करने के ऑब्जर्वेशन हुआ, डायरेक्शनल ग्रुप डिस्कशन हुआ, क्योंकि वहां बातचीत अनौपचारिक होना आरंभ हो जाती है। आप कई सारे प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल विषय में इतना गहरा तक जा सकता है। और मुझे लगता है उसको जब आप एनालिसिस में लाते हैं बिल्कुल सर, तो उससे आपके एनालिसिस का जो एनरिचनेस है वो बहुत अलग दर्जे की हो जाती है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। ज्योति थानवी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। डॉक्टर ज्योति थानवी। हेलो सर। सर नमस्कार। जी सर मैं बता दूं पहले कि मेरा विषय स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए सोशल साइंस से उस तरीके से मैं संबद्ध नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो ये था कि आपने बात की कि हम 1 से 5 वाले जो प्रश्न हैं उस स्तर पर जो रखते हैं प्रश्नों के उत्तर, तो उसको जैसे हम लिकर्ट स्केल कहते हैं, लेकिन लिकर्ट स्केल में हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड्स उपलब्ध नहीं है उनके एनालिसिस के लिए। तो उस तरह के केस में सोशल साइंस में अगर हम काम करते हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस ना कर पाए तो वो चलेगा? मेरा प्रश्न ये था। नहीं, मैं आपसे एग्री भी करता हूँ कि ये उतना सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने तो बहुत सारा जो बड़े सर्वे किए और उसमें जो रिपोर्ट हमने जनरेट की है, आप जब मैं किसी उत्तरदाता से केवल हाँ और केवल नहीं, मैं उन प्रश्नों को रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ जो सामान्य सवाल है जिनमें केवल यस और नो पर छोड़ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को यदि हम लिकर्ट स्केल पर लाकर 1 to 5 की स्केलिंग करते हैं तो उत्तर का जो नेचर है वो बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, और वो आपको एनालिसिस में बड़ा मदद करता है, आपको फर्दर प्रोबिंग के लिए एक चांस दे रहा है। उस कंटेक्स्ट में मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको उसमें जाना चाहिए जहां ऐसा लगता है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वेरी ग्रेट लेक्चर, थैंक्स सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर एजाज अफगानी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सर। यस सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और आपने सर एक चीज बहुत अच्छी कही इन द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन, दैट वाज क्वाइट नाइस और इंफॉर्मेटिव लेक्चर था सर आपका, बहुत अच्छा। आपने कहा सर जब मतलब हम लोग पीएचडी करते हैं, क्योंकि पीएचडी के टेन्योर में उस वक्त में एक जो भी मतलब इंसान होता है उसको ये होता है कि यार मुझे कब डिग्री मिले, मेरी जॉब कब लगे, तो एक किस्म की उसमें वो उसकी वो ग्रीडीनेस होती है उसमें कि यार, लेकिन एक्चुअल सर आपने जो कहा कि एक्चुअल रिसर्च जो है दैट इज बीइंग डन आफ्टर द पीएचडी, आई एग्री विद दैट। दूसरा सर ये है कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँ सर, आपने इसमें जो आपने कहा कि जो हम कैसे हमें रिसर्च प्रपोजल जो है फ्रेम करना चाहिए, यू मोस्टली टॉक ऑन द सोशल साइंसेज पे। सर जब हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो साइंस में सर हमने ये देखा कि जो भी चीजें सर आपने यहाँ पे डिस्कस की रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, sir there are only minor differences when we form a proposal in case of science stream or in case of social stream। सर बहुत minor differences हैं दोनों में जब हम साइंस में या सोशल साइंस में हम प्रपोजल को ये फ्रेम करते हैं। बट सर माय क्वेश्चन इज कि जब हम सर कोई ऐसा मतलब सपोज कोई ऐसी चीज हमारे पास है जिस पे हम प्रपोजल फ्रेम करने जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मेंशन करनी चाहिए दैट शुड बी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द इवैल्यूएटर्स, कि उसकी वजह से जो है वो हमें जो है प्रपोजल जो है दैट शुड बी गॉट एक्सेप्टेड और ओकेड बाय द कंसर्न्ड एजेंसी। Yes, I got your point, and there are 3-4 points which are always very important for any research. Right, sir. Whether the research is on the current issue or not, first of all, whether the research is going to contribute significantly in terms of policy input or not, because now the government funding agency are more interested to engage into research which are directly useful for the policy implication. ICSR is particularly
of the strong opinion that we should engage into such research wherein we can get some very important input from the researcher for the policy input. So these are few things, and then again, whatever topic you are choosing should have a feasibility, should have something direct relevant to the society. So these are three, four catchy things which are always in should be in mind of the researcher. Yeah, thank you. But sir, one thing is there, keeping the infrastructure of the colleges across the country into consideration. हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब लैब्स पे काफी डिपेंडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द फील्ड वर्क. तो सर वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कि जब हम किसी भी प्रपोजल को, किसी भी रिसर्च प्रपोजल को फ्रेम करते हैं. यस सर. I completely agree. देखिए वो तो उसके लिए तो I'm not a competent man to share any input, but देखिए whatever limitation you have, मेरा advice ये है कि आप वो करिए जो आपकी सीमाओं में संभव है. Whatever limitation you have to find out some ways and means through which you can carry out some research which is permissible within the given paraphernalia, infrastructure and the college premises. So this is what I can say. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. लास्ट क्वेश्चन के लिए समय है. कुछ ये क्वेश्चन पूछना तो सर. Sir, I am Dr. Pintu C. Hello. Yeah. My background is geography, social science. Okay. Sir, मेरे क्वेश्चन है, यो क्वेश्चन है तो हम एक रिसर्च में जो हाइपोथेसिस जो है और ऑब्जेक्टिव्स है, एक में जो सोशल साइंस को जो रिसर्च है, सर पहले क्या हमको सिलेक्ट करना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स को क्या सिलेक्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है उस ऑब्जेक्टिव्स को प्रूव करने के लिए क्या हम कि null hypothesis है कि alternative hypothesis? Absolutely. Look, बहुत सिंपल सा लॉजिक है रिसर्च में. एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया आपने, उस टॉपिक के बाद में आपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, उन ऑब्जेक्टिव्स के बाद में आप हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हो, उस हाइपोथेसिस के बाद में कुछ वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक टूल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिससे इन सब सवालों को आप वापस पता लगाएंगे. तो ये आपका नेचर ऑफ हाइपोथेसिस क्या होगा, ये डिसाइड होगा आपके ऑब्जेक्टिव और उन पूरे करने. ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली इंटरलिंक्ड और इंटररिलेटेड. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो हाइपोथेसिस कुछ और सोचें और ऑब्जेक्टिव कुछ और. ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, लॉजिकली एसोसिएटेड होंगे. तो पहले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर ऑब्वियसली. थैंक यू सर, वेरी मच. थैंक यू. मीनाक्षी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें. मीनाक्षी जी. So my question is it necessary to use inferential statistics or sophisticated softwares for data analysis purpose if you want your paper to be accepted in Scopus or ABDC journals? Because what is my observation is if I have not used sophisticated softwares, so at times my paper got rejected, and many a times. I got your point. What is your discipline, by the way? Sir, I'm from management background, commerce and management. Look, I'm completely of the other point of view in terms of using the methodology. If at all it is not required to use any sophisticated mathematical modeling or econometrics in terms of the subject matter, I will never recommend you to use it. And again, I have a little hesitation in accepting this, that since you have not used a very sophisticated kind of methodological econometric modeling or mathematical modeling, your paper is not accepted only on that background. This is little unacceptable, because let me share with you very frankly, I have got published many of my papers in SAGE journals, EPW. You can Google me and you can find me. So it is not necessary to be into academia only with that kind of. I'm also an editor of a journal at my institute, wherein we are receiving several articles. I have been able to reject some of the papers which were using
a 1 to 2 page unnecessary mathematical modeling and bringing out nothing in the end. So these are just our preconceived notion, I suppose. I completely not agree with you. Maybe some people may have that kind of preconceived notion about this particular idea, but my own view is not like that. I will only recommend you that if your paper is complete in all rest, because paper demands several things: the kind of language, the issue you have chosen, the analytical ability, the kind of innovativeness you have offered in terms of your research paper. I think that should be the criterion on which a paper is to be selected or rejected, not on the basis of the kind of jargon of mathematical modeling you have used. So that should not be the way through which a paper is to be adjudged. This is what I think. संजीव कुमार पांडे जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। संजीव कुमार पांडे जी, कुमार पांडे जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। एनी अदर क्वेश्चन? संजीव पांडे जी नहीं पूछ पा रहे हैं, लगता है उनका माइक म्यूट है। अगर किसी और को पूछना है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो। हेलो सर। यस sir, thank you for this wonderful session. I am Pratibha Deka from Assam. Yeah. I have a question, sir. Sometimes we have to also submit one summary of our research proposal. At the beginning. So, sir, how to write a summary of a research proposal? Yeah. Which would include title, objectives, then significance. Yes. In fact, usually ICSR and several funding agencies are always asking for an executive summary of the proposal. And this executive summary is usually of 3 pages. In the 3 pages, you have to write something precisely in terms of the statement of the problem, page, then what are the major objectives we are going to enable, then there has to be either research question or methodology hypothesis, and then a very small note on the research method you are going to use. So these 3 very important components are going to be part of your summary, and that summary will precisely let the reviewer know what exactly is going to be the idea of research on which your proposal is developed. Okay, sir. Sir, I have another query. Yeah. Sir, generally at the last of our research proposal, there is a section, suggested plan of action for utilization of the research outcome. Yes, sir. So how to write this one? Look, implication, the last point which I discussed with you, implication is the same which you are saying. What is going to be the use of this research? If this research is going to be awarded to you, how this research input is going to be used by the policy. So you have to tell the reviewer, the funding agency, what exactly is going to be the output of your research and how it is going to be used. This is what the purpose of your question. Thank you so much. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम दोबारा कभी आपको इस तरह के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करेंगे तो फिर से आप हमें समय देंगे। मुझे पता है आपके पास समय कम रहता है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। It's a wonderful session. Thank you. Thank you very much. Thank you.